गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, और पढ़ रहे बीए भाग फर्स्ट। और बीए भाग फर्स्ट में अपन चल रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार। अपन ने ये श्रृंखला शुरू की और धीरे धीरे अपन फर्स्ट जो यूनिट है वो पूरी कर चुके हैं। ये जो पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राजस्थान में सभी विश्वविद्यालयों में बीए भाग प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में चलता है। और अपन ने इस कड़ी में सेकेंड यूनिट, जिसमें मुख्य रूप से राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत है, उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत में अपन ने बात की राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसमें तीन व्यक्ति जो समझौतावादी विचारक माने जाते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों की चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। और आज अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज अपन बात करेंगे राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। और यही वो सिद्धांत है जो राज्य उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। इससे पूर्व आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक इस बात में विश्वास नहीं करते कि मानव इतिहास में सहसा ही किसी दिन राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। बाकी जो सिद्धांत है वो ये मानकर चलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक दिन हुई। जैसे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में राज्य से पहले कुछ असुविधाएं थी, फिर उन्होंने सब ने मिलकर एक दिन एक समझौते के माध्यम से राज्य का जन्म किया, और यानी कि धीरे धीरे फिर राज्य के जन्म के पश्चात वो विकास हुआ। लेकिन ये जो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है ये मानकर चलते हैं कि राज्य का जन्म किसी एक निश्चित दिन नहीं हुआ, ये संभव ही नहीं। वो ये कहते हैं कि राज्य तो विकास का परिणाम है, यानी कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे हजारों सालों से उसका विकास क्रम चल रहा है और आज भी ये विकास जारी है। और इसी विकास क्रम के कारण से राज्य का जन्म हुआ। राज्य हमेशा से मौजूद रहा है, बस इसका विकास क्रम ही चला है। उनका विचार है कि राज्य मानव समाज के अनुक्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य हमेशा से विद्यमान रहा है और उसका विकास धीरे धीरे परंतु निरंतर होता रहा है। ये जो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई समय नहीं था जब राज्य नहीं रहा, समाज नहीं रहा। जैसे कि सामाजिक समझौतावादी विचारक मानते हैं कि पहले न तो राज्य था न समाज था, उसको उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया। फिर वो ये कहते हैं कि एक दिन मनुष्यों ने आपस में समझौता किया, समझौते के परिणाम स्वरूप पहले समाज का जन्म हुआ, फिर राज्य का। जबकि विकासवादी सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि मनुष्य हमेशा से ही समाज के भीतर रहा है, राज्य के भीतर रहा है, और धीरे धीरे इस समाज का, इस राज्य का विकास होता रहा है और आज भी चल रहा है। और आज हम जिस राज्य को देखते हैं वो राज्य इसी विकास का परिणाम है और धीरे धीरे क्रमिक रूप से हजारों सालों से इसका विकास होता रहा है और आज भी चल रहा है। राज्य के दो मूल तत्व सदा से उपस्थित रहे हैं और राज्य का वर्तमान जटिल स्वरूप इन्हीं तत्वों के क्रमिक विकास का परिणाम है। ऐसा मान सकते हैं कि राज्य का जो मूल तत्व है वो हमेशा मौजूद रहे, हमारे बीच में मौजूद रहे, और इस कारण से ही एक राजनीतिक भाव, एक राजनीतिक अवस्था किसी न किसी रूप में, चाहे संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में रही हो, लेकिन हमेशा मौजूद रही है। और फिर क्रमिक विकास से इन तत्वों का विकास होता रहा और उन तत्वों ने और भी वृहद रूप धारण कर लिया, जिसे आज हम राज्य के रूप में देखते हैं। गार्नर कहता है कि राज्य न तो आविष्कार की कोई वस्तु है, न ही कोई बनावटी मशीन है, वरन ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। राजनीति विज्ञान के एक बहुत बड़े विद्वान हुए गार्नर, जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि राज्य कोई आविष्कार की वस्तु नहीं है, यानी कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका मनुष्यों ने आविष्कार किया हो, और नहीं मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कोई साधन है, जैसा कि समझौतावादी विचार मानकर चलते हैं। वो तो ये कहते हैं, गार्नर कहते हैं कि ये तो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, यानी कि इतिहास से सदा से धीरे धीरे क्रमिक रूप से इस राज्य का विकास हुआ है और राज्य आज भी बना हुआ है और आज भी इसका विकास का क्रम जारी है। राज्य के विकास में सहायक तत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय पर नहीं हुई है और न ही किसी कारण व तत्व के प्रभाव से हुई है। राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है जिसको मनुष्यों ने अपनी इच्छा से किसी एक समय में जन्म दिया हो। अब अपन बात करेंगे राज्य का विकास किन तत्वों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसे विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कहते हैं
कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय पर नहीं हुई, जैसा कि समझौतावादी कहते हैं कि एक दिन हुई, लेकिन ये कहते हैं कि किसी एक निश्चित समय पर नहीं हुई, और न ही किसी एक तत्व के और कारण के प्रभाव से हुई है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था है जो समय समय के साथ लगातार चलती रही है, और ये कोई कृत्रिम संस्था नहीं है जिसको मनुष्यों ने बनाया। इस विकास क्रम में ही राजनीतिक संगठनों का आरंभ हुआ, और उसने शताब्दियों में क्रमशः विकसित होते हुए आधुनिक राज्य का स्वरूप प्राप्त किया है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि राज्य के विकास क्रम में, जो कि शताब्दियों से चला आ रहा है, सैकड़ों हजारों सालों से चला आ रहा है, इस राज्य के विकास क्रम में ही राज्य के लिए जो आवश्यक राजनीतिक संगठन है उनका जन्म हुआ, उनका आरंभ हुआ, और उन्होंने शताब्दियों से धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकसित होते हुए वर्तमान राज्य का स्वरूप धारण किया है। यानी कि आज जो हम राज्य देखते हैं, इतने विशाल राज्य देखते हैं, पहले ऐसे राज्य नहीं हुआ करते थे, संक्षिप्त छोटे छोटे जन या कबीले हुआ करते थे, जिनका विकास होकर आज इस रूप में ये राज्य विशाल राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए हैं। राज्य की उत्पत्ति में कुछ तत्व हैं जो सहायक रहे। अब अपन उन तत्वों की बात करेंगे कि किन किन से मिलकर आखिरकार राज्यों का जन्म हुआ, और आज जो हम राज्य देखते हैं वो किन का परिणाम है। पहला है मूल सामाजिक प्रवृत्ति। राज्य मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक मानकर चलते हैं कि राज्य जो है मनुष्य की जो एक सामाजिक प्रवृत्ति है जो स्वाभाविक है और प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी होता है, और समाज में रहना ही उसका कर्तव्य होता है, उसका कार्य होता है, और समाज से बाहर कभी कोई नहीं रहता। और सबसे पहला तत्व है जिसने राज्य के विकास में योगदान दिया, जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य के विकास की बात कर रहे हैं, राज्य के विकास में योगदान दिया, वो था उसकी मूल सामाजिक प्रवृत्ति। क्योंकि मनुष्य मौलिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में रहने के कारण से समाज का विकसित रूप ही राज्य बना। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव एक सामाजिक प्राणी है, जो मनुष्य समाज के बाहर रहता है वो या तो देवता है या पशु। अरस्तु का ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, और वो ये मानकर चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। वही मनुष्य समाज से बाहर रह सकता है तो या तो जानवर हो या देवता हो। यानी कि अगर वो मनुष्य है तो वो निश्चित रूप से समाज में रहेगा। समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य एक स्वभावतः सामाजिक प्राणी है, और हमेशा से अपने जन्म से ही मनुष्य समाज में ही रहता आया है। सामान्यतया मनुष्य बिना समाज तथा राज्य के नहीं रह सकता। सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ नियंत्रण, संगठन और राजनीतिक संस्थाओं का विकास तथा अंत में राज्य का उदय हुआ। इस सिद्धांत के प्रवर्तक ये मानते हैं कि हमेशा से मनुष्य समाज में ही रहता है, राज्य में ही रहता है, समाज और राज्य के बिना वो नहीं रह सकता। और सामाजिक चेतना यानी कि मनुष्य में समाज में रहने की जो भावना थी, उसके विकास के साथ साथ मनुष्य में समाज को नियंत्रित करने, समाज में उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने, समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों की स्थापना करने, इस प्रकार की चेतना आई, और इन चेतनाओं ने इन सब चीज़ों को जन्म दिया, और समय के साथ राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ, और उसके साथ ही वो उन संस्थाओं ने आखिर राज्य का स्वरूप धारण कर लिया। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है रक्त संबंध। अनेक उपलब्ध प्रमाणों से प्रकट होता है कि प्रारंभिक समुदाय रक्त के आधार पर स्थापित हुए, यानी कि जिनके पारस्परिक रक्त संबंध थे वो एक साथ रहते थे। जैसे कि हम परिवार में संयुक्त परिवार की बात करते हैं, संयुक्त परिवार में अपने ही परिवार के लोग जो बहुत ही निकट संबंधी, जिनका आपस में रक्त संबंध है, वो एक साथ रहते हैं। और जैसे जैसे परिवार फैलता है, आस पड़ोस में वो रहने लगते हैं, अलग होते जाते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। धीरे धीरे इसी प्रकार से एक बड़ा मोहल्ला उन्हीं परिवार के लोगों का हो जाता। आज भी आप इस रूप को देख सकते हैं। हमारे पूर्वजों की यही परंपरा थी, और इसी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। परिवार जैसे जैसे फैलते हैं, अलग होते जाते हैं, और एक जगह बसते जाते हैं, वो उनका मोहल्ला बन जाता है। फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे इनका जैसे जैसे क्रमिक रूप से विकास होता है, तो वो आपस में एक सामाजिक संस्था के रूप में अवस्थित हो जाते हैं, और इनका कारण रहता है उनका पारस्परिक रक्त संबंध। एक ही प्रकार के रक्त संबंधी व्यक्ति एक साथ रहते हैं। रक्त संबंधों पर आधारित संगठनों के प्रथम संगठन परिवार है, यानी परिवार में एक ही व्यक्ति की जो संतानें होती है वो एक साथ रहती है, क्योंकि उनका आपस में रक्त संबंध होता है।
परिवार के सभी व्यक्ति परिवार के सबसे वयोवृद्ध पुरुष या स्त्री की आज्ञाओं का पालन करते थे। जो सबसे पहले प्रारंभिक परिवार बने जिसमें एक ही पुरुष की संतान या एक ही माता की संतान एक साथ रहते थे, तो वो जो भी परिवार था उस परिवार में जो भी उनका सबसे वयोवृद्ध पुरुष या महिला थी, जो भी सबसे उम्रदराज या उनका जो मुखिया होता था परिवार का, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो सारे के सारे व्यक्ति जो उस परिवार में रहते थे वो उस वयोवृद्ध पुरुष या स्त्री की आज्ञाओं का पालन करते थे, क्योंकि वो परिवार का मुखिया हुआ करता था। इसलिए परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार में रहने वाले सभी सदस्य उस मुखिया की आज्ञाओं का पालन करते थे। धीरे धीरे परिवार विस्तृत हो गए। परिवार से जन और जन से कबीलों की उत्पत्ति हुई। परिवार एक सामाजिक व्यवस्था थी और कबीला एक राजनीतिक व्यवस्था। जैसे अभी अपन ने बात की कि सबसे पहले बना परिवार। एक ही परिवार में जैसे कुछ व्यक्ति हुआ करते, क्योंकि पहले के परिवार बड़े हुआ करते थे। आज तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, पति पत्नी और 2 उनके बच्चे, लेकिन पहले परिवार संयुक्त हुआ करते थे और उसमें 10, 15, 20, 25 जैसे सदस्य हुआ करते थे। और जैसे जैसे परिवार बढ़े तो वो आपस में एक ही साथ रहने लगे। एक छोटा उनका मोहल्ला बन गया, एक छोटी संस्था बन गई, यूं कह लीजिए। और वो सारे एक ही रक्त संबंधी हुआ करते थे। फिर समय के साथ, इसमें काफ़ी समय लगा, सालों लगे इसमें, फिर समय के साथ उन परिवारों का और विस्तार हुआ। तो जब वो सब एक जगह रहते थे तो वो जो सामाजिक इकाई थी, जो परिवार, उसका एक अलग रूप देखने को मिला। एक ही रक्त संबंध के आधार पर वो रूप था जन, यानी कि एक परिवार से एक बड़ी इकाई, जिसे अपन बड़ा मोहल्ला कह सकते हैं, एक बड़ा मोहल्ला बना। और उस मोहल्ले का जब क्रमिक रूप से विकास हुआ तो एक और नई संस्था का जन्म हुआ जिसे कबीला कहा गया। वो एक ही परिवार के लोगों का कबीला था और उन कबीले का एक निश्चित वयोवृद्ध पुरुष होता था जो कबीले पर नियंत्रण रखता था। जो परिवार थी ये एक सामाजिक इकाई थी और जो कबीला बना वो एक राजनीतिक इकाई थी, क्योंकि कबीले में सारे गुण आ गए राजनीतिक इकाई के। आज्ञा देने, आज्ञा का पालन करने, नियम बनाने, रीति रिवाजों का पालन करने, कबीले में उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने, ये सारी जो चीज़ें थी ये राजनीतिक चीज़ें थी और ये सबसे पहले कबीले में देखने को मिली। इसलिए परिवार एक सामाजिक प्रथा थी और कबीला एक राजनीतिक व्यवस्था थी। उसके पश्चात प्रत्येक कबीले का एक वयोवृद्ध व्यक्ति समूह का सरदार होता था। सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वह कबीले में होने वाले विवादों एवं झगड़ों का निपटारा करता था। कबीले का सरदार ही कबीले के रीति रिवाज के अनुसार न्याय करता था। अब आप देखिए ये जो चीज़ें हैं जो कबीले में को देखने को मिल रही है ये राजनीतिक चीज़ें हैं, यानी कि प्रत्येक कबीले का एक वयोवृद्ध व्यक्ति जो भी होता था उसका सरदार होता था। यूँ मान लीजिए कि वो उसका राजा होता था और सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। जो भी व्यक्ति उस कबीले में रहते थे सारे व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते थे। यानी कि यूँ मान लीजिए कि राजा था और राजा की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति जो भी उसमें रह रहा है, उसके राज्य में रह रहा है, उसका पालन करते हैं। वह यानी कि जो सरदार था कबीले में होने वाले विवादों एवं झगड़ों का निपटारा भी करता था। यूँ मान लीजिए कि वो राजा था और उसके कबीले में यानी कि उसके राज्य में अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता था तो राजा के पास आता था और राजा उन विवादों का निपटारा करता था। और कबीले के जो भी नियम थे यानी कि जिनको अपन रीति रिवाज कहते हैं, कबीले के अपने अपने रीति रिवाज हुआ करते, उस रीति रिवाज के अनुसार वह उन विवादों के अनुसार न्याय भी करता था। इसी कारण से कबीला एक राजनीतिक इकाई था, परिवार एक सामाजिक इकाई। इस प्रकार आदेश प्रदान करने व आदेश पालना करने की प्रणाली जो राजनीतिक संगठन का आधार है सबसे पहले परिवार में ही देखने को मिली। आगे जाकर कबीलों में इस पद्धति का विस्तार हुआ। यानी कि राज्य में जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है आदेश प्रदान करने और आदेश का पालन करने। यानी कि राज्य आदेश देता है और राज्य की जनता उसका पालन करते हैं। ये जो चीज़ है ये राजनीतिक संगठन का आधार मानी जाती है कि बिना इस चीज़ के यानी कि आज्ञा देने और आज्ञा का पालन करने, इसके बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं। और ये चीज़ हमें सबसे पहले देखने को मिलती है परिवार में। यानी परिवार का जो मुखिया होता था वो अपने परिवार के सदस्यों को आज्ञा देता था और परिवार के सदस्य उसकी पालना करते थे। ठीक उसी प्रकार से जब परिवार का विस्तार हुआ, जन बने, जन का विस्तार हुआ, कबीले बने और कबीले में इस चीज़ को देखा गया और कबीला इसका एक विस्तृत रूप था जो एक राजनीतिक संगठन के रूप में अस्तित्व में आया। और कबीले का मुखिया भी अपने कबीले के लोगों को आज्ञा देता था और कबीले के लोग उस आज्ञा का पालन करते थे।
इस प्रकार सजातीयता से ही मनुष्यों में अनुशासन, आज्ञा पालन और सामूहिक जीवन की भावना आई, जो राज्य के स्थायी अस्तित्व के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। सजातीयता यानी कि उस कबीले में रहने वाले व्यक्ति चूंकि रक्त वंश के आधार पर बने थे, रक्त संबंध के आधार पर बने थे, इसलिए वो सारे एक ही रक्त समूह के थे, इसलिए वो सजातीय थे। यानी कि एक ही परिवार के, यूं कह सकते हैं कि एक ही वयोवृद्ध पुरुष की संतानें थी जो समय के साथ फैलती चली गई। उनका वंश वृक्ष एक ही था और इसी कारण से उनमें सजातीयता के तत्व थे, यानी कि एक ही रक्त वंश के तत्व थे। और इसके कारण से अनुशासन की भावना, आज्ञा पालन की भावना, सामूहिक जीवन जीने की भावना, ये सारी चीजें आई जो समय के साथ स्थायी होगी और यही राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। तीसरा प्रमुख तत्व है राज्य के निर्माण में, वो है धर्म। प्राचीन समाज में सजातीयता धर्म अत्यंत घनिष्ठ संबंध था। परिवार धर्म प्रधान हुआ करते थे, प्रत्येक कबीले का अपना पृथक धर्म हुआ करता था। जो प्रारंभिक राजनीतिक इकाई थी कबीला, सारे के सारे कबीले जो थे धर्म प्रधान थे। और चूंकि धर्म का तत्व परिवार से आया था, परिवार से ये क्रम से विकसित हुआ, इसलिए प्रारंभिक कबीले जो भी बने, जैसे भी बने, वो सारे धर्म प्रधान हुआ करते थे और प्रत्येक कबीले का अपना एक धर्म हुआ करता था। ये उस समय आज का जो धर्म है वो धर्म नहीं था, उस समय धर्म का स्वरूप अलग था। धर्म का मतलब पालना करने का जो विचार था वो एकदम अलग था। अभी अपन बात करेंगे क्या था। तो ये जो सबसे पहले प्रारंभिक जो संगठन बने कबीले, ये सारे धार्मिक आधार पर बने थे। जो लोग सजातीय थे उनके देवता भी एक थे। धर्म कबीलों के व्यवहार को संचालित करने लगा, क्योंकि वो सारे सजातीय थे। सजातीयता था मतलब अभी मैंने आपको बतलाया था कि वो एक ही रक्त से जुड़े हुए थे। उनका जो वयोवृद्ध पुरुष था, यानी कि उनका जो वंशज था वो एक ही व्यक्ति था, उसी से फिर आगे उनकी संतानें फैली थी और धीरे धीरे परिवार से जन से कबीले बने थे। वो सब एक ही परिवार के थे, एक ही रक्तवंश के थे, इसलिए वो सजातीय थे। और चूंकि एक ही रक्तवंश के थे इसलिए उनके देवता भी एक थे, उनके धर्म भी एक थे। और ये जो धर्म था ये प्रत्येक कबीले का, चूंकि अलग अलग कबीले बने हुए थे, प्रत्येक कबीले को एक प्रकार से उनके व्यवहारों को वो संचालित करने लगा। वो धर्म के अनुसार आचरण करने लगे और उस धर्म की वो पालना करते थे। प्रारंभिक धर्म के दो महत्वपूर्ण अंग थे, पितृ पूजा और प्रकृति पूजा। पितरों की पूजा का भाव प्राय सभी प्राचीन समुदायों में पाया जाता है। ये जो अपन ने प्रारंभिक जो स्वरूप देखे धर्म के, ये धर्म आज के धर्म से अलग थे। मैंने अभी आपको कहा कि वर्तमान का धर्म तो अपन कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको अपन धर्म मानते हैं, लेकिन प्रारंभिक धर्म ये नहीं थे। जैसे आप रामायण में, महाभारत में भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीज़ें रही है। एक तो पितृ पूजा और एक प्रकृति पूजा, यानी कि वो पितरों की, आज भी पितरों की पूजा करते हैं। अपने जो पूर्वज है अपन उनको पितृ मानते हैं और उनकी पूजा आज भी अपन करते हैं, प्रत्येक समाज में की जाती है। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग था वो था प्रकृति पूजा। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की जो शक्तियां थी उनकी पूजा करते थे। आज तो अपन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उस समय जो थे उसमें देवी देवताओं का इनका कोई मतलब नहीं था। ये तो बाद में गढ़े गए हैं, बाद में बनाए गए हैं धर्म ग्रंथों के आधार पर। लेकिन पहले जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के स्वरूप को, जैसे कि सूर्य है, अग्नि है, वायु है, समुद्र है, जैसे अपन जल देवता जैसे कहते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक जो शक्तियाँ थी, क्योंकि प्राकृतिक शक्तियाँ बड़ी भयावह हुआ करती थी, इंसानी जीवन को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए इनको शांत रखने के लिए व्यक्ति प्रकृति की पूजा करता था। उस प्रारंभ में जो धर्म कहते थे वो दो ही चीज़ें प्रधान थी। एक तो पितृ पूजा, यानी कि अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की पूजा करना, आज भी चल रहा है, और एक प्रकृति की पूजा। हालांकि प्रकृति पूजा समय के साथ समाप्त हो गई, आज उनका स्थान देवी देवताओं ने ले लिया। तो ये जो चीज़ें पूर्व में राज्य की स्थापना या राज्य का विकास क्रम जब चला था तब ये चीज़ें हुआ करती थी। मनुष्य के प्रारंभिक देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप होते थे। प्रकृति की जिन शक्तियों के साथ मनुष्य का हित व घनिष्ठ कल्याण संबंध था उन्हें वे सूर्य, अग्नि, वरुण आदि विभिन्न रूपों में पूजते थे। अभी मैंने आपको कहा कि ये जो प्रकृति की शक्तियां थी जिनको प्राकृतिक शक्तियां कहते हैं, व्यक्ति पहले इनकी पूजा किया करता था।
इनको अपना उपास्य देव मानता था। सूर्य को, अग्नि को, वरुण को, इनको अपने देवता के रूप में पूजता था, क्योंकि वो ये मानता था कि इनके साथ इनका घनिष्ठ संबंध है, वो इनकी रक्षा करते हैं, वो इनका ध्यान रखते हैं, वो इनके हित पूरे करते हैं। यानी कि वो आपस में ये एक मानसिकता थी उनकी कि इनके साथ वो उनका कल्याण जुड़ा हुआ है, वो उनको ही महत्व देते थे और उनकी पूजा करते थे। इसलिए प्रारंभिक जो मनुष्य था, उनके जो देवी देवता थे, वो प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप हुआ करते थे और उनकी वो लोग पूजा करते थे। जिन लोगों के उपास्य देव एक थे, उनके लिए स्वाभाविक था कि वो परस्पर एकानुभूति रखें, यानी कि जो एक ही प्रकृति को मानते थे, एक ही प्राकृतिक देवता को, जैसे मान लो कि सूर्य की पूजा करने वाले, मान लीजिए कि अग्नि की पूजा करने वाले, मान लीजिए कि चंद्र की पूजा करने वाले, मान लीजिए कि वरुण की पूजा करने वाले, जो भी व्यक्ति थे जो इन किसी एक प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे, उनके भाव एक जैसे थे, वो एक दूसरे के साथ एकानुभूति रखते थे। यानी कि वो समझते थे कि ये अपनी भांति है, अपन अगर सूर्य की पूजा करते हैं, ये भी सूर्य की पूजा करते हैं, तो अपन दोनों एक है। ये मान लीजिए कि अग्नि की पूजा करते हैं, अपन भी अग्नि की पूजा करते हैं, इसका मतलब अपन एक हैं। बात है कि ये अगर चंद्रवंशी है, यानी चांद की पूजा करते हैं, हम अपन भी चांद की पूजा करते हैं, तो अपन एक ही है, वही मान के चलते थे। इसलिए पारस्परिक रूप में जिनके उपास्य देव, यानी कि जो प्राकृतिक शक्तियां जिनको वो मानते थे, उपास्य देव एक होते थे, उनमें आपस में एकता हुआ करती थी। वो उनको समझते थे कि अपन एक जैसे ही, एक ही है और अपन अलग नहीं। धर्म उनको जोड़ने का कार्य करता था, उनके साथ वो घनिष्ठता रखते थे। इसलिए धर्म ने इस प्रकार से राज्यों को, व्यक्तियों के मन को, व्यक्तियों की सोच को जोड़ा और इसी जोड़ ने आगे राज्य का विकास किया। इस प्रकार प्रारंभ में धर्म और राजनीति में कोई विशेष अंतर नहीं था। कहीं कहीं धार्मिक पुजारी पूर्ण राजनीतिक शक्ति रखते थे। फलस्वरूप प्राचीन काल में राजा धार्मिक क्षेत्र में भी प्रधान था। उस समय धर्म और राजनीति में कोई अंतर नहीं था। प्राचीन समाज की बात करें, राज्य के कर्मिक विकास के क्रम में धर्म और राजनीति में कोई अंतर नहीं था और कहीं कहीं धार्मिक पुजारी ही राजनीतिक शक्ति रखते थे और कहीं कहीं जो राजा था वो धार्मिक क्षेत्र में भी मुखिया हुआ करता था। आज भी आप देख लीजिए, वेटिकन सिटी, पोप जो है उसका साम्राज्य है वेटिकन सिटी में, वही वहाँ का सम्राट है, वही वहाँ का राजा है, वही वहाँ का प्रधानमंत्री है, जो भी कह लीजिए, है तो वो धार्मिक व्यक्ति। लेकिन धर्म और राजनीति में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता था। अगला है शक्ति। इतिहास इस बात का साक्षी है कि पारस्परिक शक्ति अथवा युद्धों ने राज्य की उत्पत्ति तथा विकास में पर्याप्त सहयोग दिया है। शक्ति एक तत्व रहा है राज्य के विकास में, और इतिहास अगर आप उठाकर देखें तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्धों के कारण से राज्य का जन्म हुआ, राज्य का विकास हुआ, नए राज्य बना दिए गए। किसी ने अगर नया भूभाग जीत लिया तो उसने उस पर अपने राज्य की स्थापना कर दी। अगर उसने पड़ोस के भूभाग को जीत लिया तो उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस प्रकार से धीरे धीरे राज्य का विकास होता चला गया। युद्धों के द्वारा प्रदेश जीते गए। शक्तिशाली कबीलों ने निर्बल कबीलों पर आधिपत्य जमाया और इस प्रकार राज्य को प्रादेशिकता तथा प्रभुसत्ता के तत्व प्राप्त हुए। देखिए कैसे क्रमिक विकास होता है कि जब युद्ध हुए, युद्ध किनके बीच हुए? प्रारंभ में तो कबीले थे, कबीला एक राजनीतिक इकाई थी, तो कबीले का जो मुखिया हुआ करता था, कबीले का जो सरदार हुआ करता था, वो कबीले की अन्य कबीलों से सुरक्षा करता था। शक्तिशाली कबीला दूसरे कबीलों पर आधिपत्य जमाने के लिए, दूसरे कबीलों को अधीन करने के लिए इनमें आपस में युद्ध होते थे और युद्ध के कारण से राज्य की यानी कि कबीले की सुरक्षा करना निश्चित या जरूरी हो गया। और जो शक्तिशाली कबीले थे उन्होंने कमजोर कबीलों को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, उनके ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस घटनाक्रम ने, ये जो युद्ध हुए, ये जो शक्तियों का इस तरह से विकास हुआ, इस चीज ने दो नई चीजों को जन्म दिया, एक प्रादेशिकता को और एक प्रभुसत्ता को। प्रादेशिकता मतलब ये कबीला मेरा है, ये इलाका मेरा है, यहां से यहां तक ये इलाका मेरा है, ये प्रादेशिकता के तत्व होते हैं। यानी एक प्रदेश निर्धारित हो गया कि इस कबीले का ये जो एक राज्य है, इस कबीले का जो भूभाग है इतना है। और फिर उस कबीले में चूंकि एक व्यक्ति हुआ करता था जो उस कबीले का सरदार होता था, वो आज्ञा देता था, आज्ञा का पालन करवाता था, आज्ञा पालन नहीं करने वालों को दंडित करता था। ये चीजें होती है संप्रभुता की, और वो अपने आप में संप्रभु थे क्योंकि वो स्वतंत्र थे, किसी के अधीन नहीं थे। इसलिए इस शक्ति ने दो और नई चीजों को जन्म दिया, एक प्रादेशिकता का और एक संप्रभुता को। समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली राजा की आवश्यकता हुई और इस आवश्यकता ने राज्य की उत्पत्ति में पर्याप्त योग दिया। यानी कि जब कबीले का और विस्तार हुआ तो कबीले की सुरक्षा करनी जरूरी होगी कि कबीले की सुरक्षा कैसे की जाए, और इस कबीले की सुरक्षा के लिए
एक ऐसे शक्तिशाली राजा की आवश्यकता हुई जो इस कबीले की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार इस आवश्यकता ने आखिरकार राज्य का जन्म हुआ या राज्य को जन्म दिया, और क्रमिक विकास से ही हुआ, एक दिन नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि ये व्यक्ति हमारी सुरक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, उसको उन्होंने राजा चुना, और जैसे राजा चुना अपने आप स्वतः ही राज्य का एक वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आ गए, और ये क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप आया। आर्थिक आवश्यकताएं। मनुष्य की प्रथम आवश्यकता भोजन है, और इसे प्राप्त करने के प्रयत्नों से राज्य के विकास का क्रम प्रारंभ होता है। वास्तव में शुरुआत यहाँ से होती है, राज्य के विकास की शुरुआत मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं से, और मनुष्य की सबसे पहली आर्थिक आवश्यकता है वो भोजन है, और भोजन की तलाश में ही व्यक्ति ने या व्यक्ति के प्रयासों से या व्यक्ति के हाथों से राज्य का विकास होता है। भोजन की तलाश में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। जब उसे पता लगा कि पशु पक्षियों से भी उसके आहार में सहायता मिल सकती है, तो उसने पशु पालने प्रारंभ कर दिए। पहले जो प्रारंभिक मनुष्य था, आप अगर मानव इतिहास देखेंगे, प्रारंभिक मनुष्य अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमता था। उसको सिर्फ एक ही चिंता रहती थी, अपने भोजन की। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सैकड़ों साल लगे इसमें, धीरे धीरे उसके ज्ञान में वृद्धि हुई, तो उसको लगा कि पशु पक्षी उसके जीवन में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। पशु पक्षियों से उसको दूध मिल सकता है जो उसके भोजन की पूर्ति करता है, उसको मांस मिल सकता है जिसको वो खाता है, यानी पेट की पूर्ति हो सकती है, उससे उसको खाल मिल सकती है, चमड़ा, जिससे उसके शरीर को सर्दी के मौसम में बचाया जा सकता है, आसानी से अपने परिवार की रक्षा की जा सकती है। तो उसने पशु पक्षी पालने भी प्रारंभ कर दिए। भोजन की तलाश ने ही उसे कृषि करना सिखाया। कृषि के साथ ही घुमक्कड़ कबीलों का जीवन स्थिर हो गया और वो अपने खेत के आसपास बसने लगे। यानी कि भोजन की आवश्यकता थी उनकी, प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन की थी। भोजन की आवश्यकता से वो घूमता था, और फिर उसको पता चला कि पशु पक्षी उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उसने पशु पक्षियों को पालना प्रारंभ किया। फिर उसको जब कृषि का ज्ञान हुआ, यानी कि उसको लगा कि अपन ये कभी ऐसी कोई चीज़ उगाई होगी या उग गई होगी, फिर उसको लगा कि इसको उगाने से ही और भी चीज़ें पैदा होगी, तो उसने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ, और कृषि का विकास हुआ तो मनुष्य, यानी कि जो कबीले के लोग थे, जो घुमक्कड़ लोग थे, भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे, उनका जीवन स्तर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब उनको अपने खेतों की रक्षा करने के लिए खेतों के आसपास बसना पड़ा, और खेतों के आसपास बसने के कारण से उनका जो जीवन था, वो जो घुमक्कड़ जीवन, वो समाप्त हो गया, और अब जीवन उनका स्थिर हो गया। धीरे धीरे संपत्ति का जन्म हुआ, संपत्ति की सुरक्षा करना आवश्यक हो गया। ग्राम और नगर बसने लगे, कबीलों का जीवन संगठित हो गया। संपत्ति क्या बनी? पशु पक्षी और खेत, यानी कि जमीन, उनकी संपत्ति थी। क्योंकि पशुओं की रक्षा करना, क्योंकि वो उसके जीवन के लिए उपयोगी थी। खेतों की रक्षा करना, क्योंकि वो उनके जीवन यापन का स्रोत था, इसलिए आवश्यक हो गया। तो वो लोग जो इधर उधर घूमते थे, वो धीरे धीरे स्थिर हो गए, एक जगह बसने लगे, और इस कारण से संपत्ति का जन्म हुआ। और संपत्ति के कारण से विवाद पैदा हुए। विवाद यानी कि लोगों में आपस में विवाद पैदा हो गए, और जब एक जगह सब लोग बसने लगे तो गांव बस गए, गांव का विकास हुआ, नगर बस गए, नगर का विकास हुआ, महानगर बस गए। और इसी चीज़ों ने आखिरकार मनुष्य के जीवन में राज्य को जन्म दिया, यानी कि राज्य का विकास हुआ। संपत्ति के कारण आर्थिक विवाद उत्पन्न होने लगे, और उनके समाधान हेतु व्यवस्था और नियमों की आवश्यकता हुई। जब संपत्ति आ गई, यानी कि अभी जैसे मैंने आपको कहा, एग्रीकल्चर भूमि आ गई उनके पास, पशु पक्षी आ गए उनके पास, उनकी वो कहता था ये मेरी है, तो इससे ये हो गया कि उसकी संपत्ति है, निजी संपत्ति है। और जब संपत्ति का विकास हुआ, तो संपत्ति के विकास से आर्थिक विवाद उत्पन्न होने लगे लोगों के बीच में कि ये संपत्ति मेरी है, ये चीज़ मेरी है। इस प्रकार से जब ये चीज़ें पैदा होने लगी, तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए भी संसाधन चाहिए थे, यानी कि नियम चाहिए थे, व्यवस्थाएं चाहिए थी, और इन आवश्यकताओं ने व्यवस्थाओं को जन्म दिया। प्रारंभ में ये नियम रीति रिवाज पर आधारित थे, परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ कानूनों एवं न्यायालयों की स्थापना हुई। प्रारंभ में जो विवाद पैदा होते थे, उन विवादों का निपटारा रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता था, लेकिन समय के साथ सभ्यता के विकास ने आखिरकार कानूनों को भी जन्म दिया और न्यायालयों की भी स्थापना हुई। यह सब कुछ समय के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ। और अंतिम जो चीज़ है वो है राजनीतिक चेतना। गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक चेतना के उदय एवं विकास को राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख तत्व माना है। अरस्तु ने बताया कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, परंतु प्रारंभिक काल में राजनीतिक चेतना का विकसित
नहीं हुई थी। गिलक्राइस्ट जो राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं वो ये मानकर चलते हैं कि राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना रहे, क्योंकि राजनीतिक चेतना के बिना राज्य मुमकिन नहीं था। और समय के साथ लोगों में एक चीज का विकास हुआ और वो चीज थी राजनीतिक चेतना। कुछ लोगों में राजनीतिक चेतना आई और उन्होंने राज्य के लिए जो आवश्यक चीजें हुआ करती उनका विकास करना प्रारंभ किया और उसके बाद राज्य उत्पन्न होता चला गया, यह राज्य की संस्थाएं बनती चली गई। उन दिनों सजातीयता और धर्म के तत्व अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। रक्त संबंध और धर्म के आधार पर संगठित मानव समूह ने एक निश्चित भूभाग पर निवास प्रारंभ किया तो आर्थिक आवश्यकताओं तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के प्रश्न ने धीरे धीरे उनमें राजनीतिक चेतना की भावना उत्पन्न की। देखिए कैसे विकास होता है। एक ही परिवार के लोग एक जगह बसने लगे, उनका विकास हुआ, विकास में वो कबीले के रूप में स्थापित हुए और धर्म के आधार पर वो एक जगह संगठित रहे, यानी कि उनके पारस्परिक धर्म एक हुआ करते थे जिनको उनको जोड़ा। रक्त संबंध चूंकि वो एक ही रक्त के थे इसलिए वो आपस में जुड़ते रहे और फिर आगे चलकर जब वो एक निश्चित भूभाग पर बसने लग गए, यानी कि उसने पशुओं के साथ कष्ट के साथ एक जगह बसना शुरू कर दिया, स्थायी जगह हो गई, तो इस स्थायी जगह पर रहने के लिए और उनकी आर्थिक आवश्यकताएं जो भोजन की थी उसकी पूर्ति के लिए और अपने आप को दूसरे कबीलों से बचाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे ऐसी चीज़ का विकास हुआ कि हम कैसे इनसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे अपने लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, ये भाव उनमें पैदा हुआ। इसी भाव को राजनीतिक चेतना कहा गया, यानी कि अपने लोगों की, अपने कबीले के लोगों की, अपने धर्म के लोगों की, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का जो भाव पैदा हुआ उन लोगों में, इसी भावना को राजनीतिक चेतना कहा गया। प्रारंभ में ये चेतना कुछ लोगों में आई होगी किंतु धीरे धीरे इस चेतना का विस्तार अन्य लोगों तक भी हुआ। सबसे पहले ये चेतना एक साथ सब में नहीं आई, कुछ लोगों में आई, कुछ लोगों ने जब ये समझा तो बाकी लोगों को समझाया कि अगर ऐसा अपन करते हैं तो अपना जीवन ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, अपने को ऐसा करना चाहिए, अपने को ऐसा करना चाहिए। फिर बाकी लोग उनकी बातों से सहमत हुए, उन्होंने सहमति दी कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे इस प्रकार की राजनीतिक चेतना के विस्तार से आखिरकार राज्य की वो समस्त संस्थाएं धीरे धीरे बनती चली गई। एक ऐसे संगठन की आवश्यकता का तीव्र अनुभव होने लगा जो शांति और व्यवस्था की रक्षा करते हुए पारस्परिक संघर्षों का निपटारा कर सके। इसलिए राज्य के वो समस्त तत्व अपने आप स्वभावतः अस्तित्व में आ गए। संप्रभुता के तत्व, प्रादेशिकता के तत्व, ये सब प्राप्त हो गए और इसी चीज ने राज्य का विकास किया है। तो ये राज्य का विकास हुआ है, न कि राज्य का जन्म। और विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो यही है और इस सिद्धांत का सार ये है कि राज्य उत्पत्ति और विकास में अनेक तत्वों ने योगदान दिया है, जिनमें सारी चीजें जो अभी अपन ने बात की उनका योगदान रहा है। रक्त संबंध का भी रहा है, धर्म का भी रहा है, शक्ति का भी रहा है, सामाजिक प्रवृत्तियों का भी रहा है, आर्थिक आवश्यकताओं का भी रहा है और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चेतना का भी रहा है। और इन सब चीजों के विकास ने राज्य का जन्म हुआ है, राज्य का विकास हुआ है। राज्य का विकास हुआ है, जन्म नहीं हुआ है। और इस विकास क्रम में हजारों साल लगे, शताब्दियां लगी है आज के राज्य को अस्तित्व में आने में। तो यह है राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।